हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉपर गाइडेंस की ओ लेवल पेपर सॉल्यूशन सीरीज की एक नई वीडियो में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ओ लेवल का NCR4 यानी कि प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज का जुलाई 2018 क्वेश्चन पेपर। तो पेपर शुरू करने से पहले आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ सॉल्व कीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको उसका आंसर देना है, जल्दी से जल्दी आंसर देना है। अगर साथ साथ में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है जो आपके एंड वाले हैं। जुलाई 2017 से लेकर जो जनवरी 2020 तक के पेपर वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जहां तक उम्मीद है कि पेपर इन्हीं क्वेश्चन से ही रिपीट हो जाएगा। जनवरी 2020 का जो पेपर है वो 18, 17 और 16 तक पूरा का पूरा रिपीट हो गया था। इसके लिए आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ में सॉल्व कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से पढ़ पाए। पढ़िए पहला क्वेश्चन, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा दे रहा हूँ आपको। ये लीजिए पढ़िए। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय कौन सी प्रोसीजर यानी कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन सी विधि आप लोग यूज करते हैं? एल्गोरिथमिक, फ्लो चार्ट, प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते समय आप कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी विधि, कौन सी मेथड का प्रयोग करते हैं? चार ऑप्शन है, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, प्रोसीजरल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। बताइए इसका सही आंसर क्या है। सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग करते समय आप कौन सा मेथड का उपयोग करते हैं? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ए, बी, सी या डी? आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसका सही आंसर जिसका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही है। देखिए अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या है कि इनका भी तो यूज करते हैं हम लोग, है ना? इनका भी तो यूज करते हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कंफ्यूज हुए कि इनका भी तो यूज करते हैं। लेकिन समझो, आपसे पूछा है प्रोग्रामिंग मेथड, क्या प्रोग्रामिंग मेथड, लेकिन ये आपके एल्गोरिथमिक और फ्लो चार्ट क्या है? प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कार्य करती हैं, दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये तीन प्रोग्रामिंग मेथड्स हैं, एक है एल्गोरिथम, एक है फ्लो चार्ट और एक होता है स्यूडो कोड। क्या होता है? स्यूडो कोड। क्या होता है? स्यूडो कोड। ये समझ गए होंगे आप। एक है आपका एल्गोरिथम, एक है फ्लो चार्ट और एक है स्यूडो कोड। तो सी प्रोग्रामिंग में कौन सी विधि का प्रयोग होता है? प्रोसीजरल। जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो प्रोसीजरल लैंग्वेज है या स्ट्रक्चरल लैंग्वेज है। कैसी है? प्रोसीजरल या स्ट्रक्चरल, यानी कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें काम करना होता है। आप कोई भी स्टेप अगर भूल जाएंगे तो आपको एरर मिलने वाली है, आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.2 गेट केयर फंक्शन किस हेडर फाइल में होता है? गेट केयर, देख लीजिए यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ तभी आप तब इसका आंसर बताइए। गेट केयर हेडर फाइल किस हेडर फाइल में होता है? गेट केयर जो फंक्शन है वो किस हेडर फाइल में होता है? ठीक है, तो चलो तब हम लोग समझ लेते हैं कि आपके पास प्रमुख इनपुट और जो भी आउटपुट फंक्शन है ना, वो इस फाइल से संबंधित होते हैं। stdin और stdout, ये दो फाइलें हैं, दो प्रमुख फाइलें हैं जिनकी आपको आवश्यकता होती है। जितने भी आपके इनपुट फंक्शन है वो stdin में होते हैं और जितने भी आपके आउटपुट फंक्शन है प्रमुख, वो stdout में होते हैं। प्रमुख stdin फंक्शन कौन से हैं ये समझो। प्रमुख stdin फंक्शन में सबसे प्रमुख है scanf। कौन सा है? scanf। ठीक है, ये आपको क्या करता है? stdin फंक्शन मतलब ये सब के सब आपके इनपुट डिवाइसेस से इनपुट लेते हैं। इनपुट डिवाइसेस में प्रमुख है कीबोर्ड। क्या आप सिर्फ सी प्रोग्रामिंग का प्रयोग करके कीबोर्ड से ही आउटपुट इनपुट दे सकते हैं? ठीक है, सबसे प्रमुख कौन है? कीबोर्ड। तो सबसे पहला कौन सा है? scanf। उसके बाद कौन सा है? गेट सी। क्या है? गेट सी। ये एक कैरेक्टर इनपुट लेता है। scanf क्या करता है? पूरा का पूरा एक पार्ट, एक चैप्टर, सब कुछ इनपुट ले सकता है। ठीक है, बट इसके लिए अलग अलग मेथड है। scanf, गेट सी, गेट केयर, ठीक है, गेट केयर और गेट एस ये क्या है? आपके प्रमुख stdin फंक्शन है। इनके आगे अगर आप f लगा दोगे तो वो भी इनपुट ही बन जाते हैं, जैसे fscanf, fgetc, fgetch और fgetS। बस वो किसके लिए होते हैं? फाइल में इनपुट के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? फाइल में इनपुट के लिए। क्या करना है? fscanf, fgetc, fgetch और fgetS। ठीक है, इसके जस्ट उल्टे स्कैन की जगह क्या करना है? प्रिंट करना है, printf। scanf की जगह printf। ये क्या करता है? scanf इनपुट लेता है तो printf क्या करेगा? आउटपुट देगा। और गेट की जगह करना है पुट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेट सी है तो यहाँ पे पुट सी। क्या हो जाएगा? पुट सी। इसके बाद गेट सी एच यानी कि पुट सी एच, सॉरी गेट सी एच नहीं है, मैंने गलती कर दी, गेट केयर है। क्या है? गेट केयर। ओके, गेट केयर की जगह पुट केयर। गेट सी एच इसमें नहीं हो। गेट सी एच इनपुट लेता है बट वो stdin फंक्शन ही, क्योंकि आप उसका यूज नहीं कर सकते।
ठीक है, ये क्या है, गेट कैर पुट कैर, गेट एस पुट एस, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग एक बार में लेता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, जब भी आपको पूरा लाइन एक पूरा स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, गेट एस, प्रिंट करना है तो पुट एस, याद रखना। तो ये जो भी इनपुट फंक्शन मैं इनको दोबारा पढ़ देता हूं, स्कैनफ, गेट सी, गेट कैर, गेट एस, ठीक है, और प्रिंटफ, पुट सी, पुट कैर और पुट एस। इनके आगे अगर आप एफ लगा दो तो एफ लगा दे तो एफ फाइल के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। std मतलब एफ फाइल से इनपुट, std आउट मतलब फाइल पे आउटपुट, ओके, ठीक है। तो एफ अभी छोड़ देते हैं, हम लोग फाइल हैंडलिंग में इसको पढ़ेंगे। तो जितने भी ये std in और std out फंक्शन मैंने अभी बताए, गेट ch इनपुट फंक्शन नहीं है, इनपुट फंक्शन है बट आप उसका यूज नहीं कर सकते। याद रखना गेट ch आपका conio.h हेडर फाइल में होता है। किसमें होता है, गेट ch conio.h हेडर फाइल में। क्या होता है जब भी आप टर्बो का यूज करते हो, टर्बो कंपाइलर का, टर्बो IDE का, तो क्या होता है प्रोग्राम रन होकर अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग गेट ch चला देते हैं, जिससे क्या होता है वो एक कैरेक्टर जब तक नहीं देंगे आप तब तक वो रुका रहेगा, ठीक है। तो उस कैरेक्टर का आप उपयोग नहीं कर सकते, उससे एक वैल्यू लेता है और चला जाता है, ठीक है, उस कैरेक्टर का आप उपयोग नहीं कर सकते, तो इसे इनपुट नहीं कह सकते हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो, तो गेट ch किसमें होता है, conio.h में होता है, आप उसे नोट कर लो, आगे समझो। scanf, get c, get care और get s, printf, put c, put care और put s, ये जितने भी फंक्शन है सब के सब किसमें होते हैं, वो होते हैं stdio.h में। किसमें होते हैं, stdio.h में, याद रखना। तो आपका 1.2 का सही आंसर है क्या, ए नंबर, stdio.h। जिसने भी इसका आंसर ये बताया वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कोड का आउटपुट ज्ञात करें। यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है, तो इसका इंग्लिश वर्जन की कोई जरूरत है नहीं आपको, आप इसका आउटपुट बताइए जल्दी। चलिए बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, काफी आसान है, आप इसका आउटपुट बताएं। 1.3 का आउटपुट हो गया, चलिए बताइए। काफी लोग का सही आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो, देखो माइनस आई क्या है, मैंने आपको बताया कि डबल कोट में सिर्फ एस्केप सीक्वेंस मतलब जो बैकस्लैश से शुरू होते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मॉडुलस के साथ शुरू होते हैं, उनके अतिरिक्त आप जो कुछ भी डबल कोट्स के यानी प्रिंटर के डबल कोट्स के अंदर लिखते हो जो होगा तो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई के साथ ना तो मॉडुलस लगा है ना ही बैकस्पेस लगा है, तो ये क्या होगा, ये माइनस का आई ही प्रिंट होगा, याद रखना, ये माइनस आई ही प्रिंट होगा। तो आपका बी तो सही नहीं हो सकता, ठीक, बी सही नहीं हो सकता। अब समझो यहाँ पे मॉडुलस डी लगाएं, ठीक है, यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, आई की, लेकिन कैसा, माइनस आई का। तो आई है कितना, माइनस है ना, आई पहले से माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का सिंबल कभी नहीं आता, याद रखना, सी प्रोग्रामिंग में प्लस का सिंबल कभी भी प्रिंट नहीं होता है, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, तो आपका आएगा ए नंबर, क्या आएगा, ए नंबर, जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छा हो गया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.4। चलिए 1.4 बताइए। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, काफी बार पूछा जाता है आपसे, काफी बार पूछा जाता है कि आपको प्रिंट एफ में, आप प्रिंट एफ में स्पेसिफायर्स यानी कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का प्रयोग करके किसे डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते, किस प्रकार के नंबर को डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते, डेसिमल को, ऑक्टल को, बाइनरी को, हेक्साडेसिमल को, किसको, जल्दी बताओ आंसर 1.4 का, जल्दी बताएं, जल्दी, जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल सही है। आपको पता है कि अगर आपको डेसिमल वैल्यू एक्सेस करनी है तो मॉडुलस डी, आपको ऑक्टल वैल्यू एक्सेस करनी है तो मॉडुलस ओ, अगर आपको हेक्साडेसिमल करना है तो मॉडुलस स्मॉल एक्स या मॉडुलस कैपिटल एक्स, ठीक है, मॉडुलस स्मॉल एक्स या मॉडुलस कैपिटल एक्स, यानी कि जो भी आपको पता है कि इसमें एबीसीडी यानी कैरेक्टर्स यूज होते हैं, अगर आपको स्मॉल कैरेक्टर चाहिए तो स्मॉल एक्स और कैपिटल कैरेक्टर चाहिए तो कैपिटल एक्स, ओके, बिल्कुल सही बताया आपने बाइनरी। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.4। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत असाइनमेंट है, यहाँ पे नीचे असाइनमेंट स्टेटमेंट से दिए गए हैं आपको, यानी कि असाइनमेंट किया गया है, इनमें से गलत कौन सा है, जल्दी बताओ, क्या ये हो सकता है, पता नहीं, आप लोग आंसर बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। 1.5 का निम्न में से कौन सा असाइनमेंट का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है। आपको पता है कि जब भी असाइनमेंट होता है तो हमेशा राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है, राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या ये सही है, m जाएगा, सॉरी 0 जाएगा m में, और m में क्या है 0 और 0 जाएगा n में, ठीक है, तो यानी कि n और m दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
क्या ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है। आपको पता है सम असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू प्लस 10, अगर इसे सॉल्व करोगे तो कैसे होगा? वैल्यू बराबर वैल्यू प्लस 10, यही तो होगा ना। तो ये भी आपका सही है। आगे देखिए माई साइज कोई वेरिएबल है, उसमें कहा गया है यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर लगा दिया है कि अगर x जो है वो हमारा y से छोटा होता है तो 9 जाना चाहिए, और नहीं होता है तो 11 जाना चाहिए। यानी कि या तो ये वैल्यू जाएगी या ये वैल्यू जाएगी। xy मुझे पता नहीं है, बट xy होंगे ना कुछ, जब ये प्रोग्राम बनाया तो कुछ ना कुछ तो होंगे, तो यानी कि इसमें 9 या 11 जाएगा, तो ये भी असाइनमेंट सही है। लेकिन ये कौन सा असाइनमेंट है? वैल्यू इक्वल टू प्लस इक्वल टू 10, नहीं ये असाइनमेंट आपका गलत है, और आपका सही आंसर है डी नंबर। जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही है। आप इस प्रकार से यहाँ पे दो असाइनमेंट ऑपरेटर लगे जो सिंगल, ये है सम असाइनमेंट और एक ये असाइनमेंट, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दो ऑपरेटर लगातार नहीं आएंगे, दो सेम प्रकार के ऑपरेटर लगातार नहीं आ सकते। आगे बढ़ाए, निम्नलिखित प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर दिए गए हैं। कौन से ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? 1.6 का आंसर जल्दी बताएं। चलिए समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बहुत ही आसान है, इसको छोटा कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देखो x प्रिंट हो रहा है, तो यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो x ही प्रिंट होगी, यानी कि 5 प्रिंट होगा, है ना। तो आपका a सही नहीं हो सकता, आपका d सही नहीं हो सकता। क्या बचा? b और c बचा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि आप किस पे काम करते हैं? बाइनरी पे। जब भी आप बिटवाइज ऑपरेटर काम करते हैं तो बाइनरी पे काम करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? आप सबसे पहले 5 का बाइनरी निकालो, 0 1। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है? 7 डिजिट बनानी है। कितनी डिजिट बनानी है? 7 डिजिट। क्योंकि आपको पता है 7 या 8 बना सकते हो आप, क्योंकि जो कैरेक्टर होते हैं ना आपके कंप्यूटर में 7 बिट या 8 बिट पे काम करते हैं, क्योंकि आस्काई पे काम करते हैं ना, तो आपका आस्काई कोड जो होता है वो 7 या 8 बिट का होता है। तो मैंने 7 बना लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है? लेफ्ट शिफ्ट होगा। लेफ्ट शिफ्ट मतलब लेफ्ट साइड से दो वैल्यूज आएंगी। तो लेफ्ट शिफ्ट से जब दो वैल्यूज आएंगी तो क्या होगा? आगे की दो वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोड तो 7 बिट का ही रहेगा। देखिए ऐसा नहीं है कि 7 बिट से ज्यादा कोड नहीं हो सकता, 7 से ज्यादा 14 होगा। ठीक है, 14 बिट का भी कोड होगा, समझ लीजिए, परेशान नहीं होना। 8 से ज्यादा तो 16 बिट का भी हो सकता है, 16 से होगा तो 32 बिट का हो जाएगा। याद रखना, तो कंफ्यूज मत होना कि 7 से ज्यादा तो करेंगे नहीं, 7 के बाद गायब कर देंगे, नहीं। 7 के बाद 8 बनाओ। ठीक है, 8 नहीं हो रहा है, 8 के बाद 16 बनाओ, 16 के बाद 32 बनाओ, वो कोड बढ़ता रहेगा। ठीक है, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा कोड। लेकिन अभी मेरा 7 डिजिट से काम हो रहा था तो मैंने 7 ही लिया। तो अब समझो इसका आउटपुट क्या आएगा। इसे सॉल्व करो जरा। यहाँ क्या होगा? 1 2 4 8 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 0, यानी कि ये जो 8 है, ये 2 है, ये 1 है, ये खत्म हो गया, तो 16 4 20। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 5 और 20। आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर है बिल्कुल सही, सी नंबर। लेकिन आखिरी वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। x राइट शिफ्ट 2, तो यहाँ पे समझो 1 0 1, तो आपको फिर से 7 बिट बना लेनी है। 0 0 0 और 0 ऐड कर लिया। अब क्या होगा कि आपके राइट साइड से, कहां से? राइट साइड से 2 बिट आएंगी। राइट साइड से 2 बिट आ गई, तो अब क्या होगा? 7 बिट का ही तो रहना है ना, तो ये बिट गायब हो जाएंगी। तो जब ये बिट गायब हो जाएंगे तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो क्या आएगा? इसकी जगह क्या प्रिंट होगा? इसकी जगह क्या प्रिंट होगा? 1। तो 5 20 और 1, आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 1.7 की तरफ। आगे बढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्टर, यानी कि वह कौन सी प्रोग्रामिंग विधि है जिसमें किसी सेट को, यानी किसी स्टेटमेंट को बार बार रन कराया जा सकता है, बार बार रिपीट किया जा सकता है। तो बताइए, रिपीट करने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? लूप स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, ब्लॉक स्टेटमेंट, या सब? बताएं, किसका प्रयोग करते हैं आप लोग कोई भी चीज रिपीट करने के लिए, बार बार करने के लिए? 1.7 ए बी सी डी, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप सभी का। इसका आंसर है लूप। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही करके जाएंगे तो मार्क्स बहुत अच्छे होने वाले हैं आपके। ठीक है, बस इसका सेकंड पेपर का, यानी जो सेकंड पार्ट है उसका तैयारी करते रहो। ठीक है, आप अगर ऑब्जेक्टिव में अच्छे नंबर लेके आते हो तो बहुत कम तैयारी में भी बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। चलिए यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम दिया हुआ है, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा? प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आउटपुट क्या होगा? एक हमारे पास सी है। आप ये गलत मत मानना, ठीक है, आप फॉर के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हो, आप फॉर के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, तो ये गलत नहीं है। परेशान नहीं होना आप लोग कि नहीं ये गलत है, इसके अंदर डिक्लेयर किया है, नहीं, ये बराबर है। चाहे इंट सी आप पहले कर लेते, ठीक है, आप इंट सी पहले कर लेते हैं
और उसके बाद अंदर सी बराबर 1 कर देते तभी ठीक था, नहीं किया अंदर ही कर दिया तब भी ठीक है। चलिए बताइए, ये एरर नहीं आएगी, मैं बता दे रहा हूँ ये एरर नहीं आएगी। तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, 1 5 6 या 1 2 3 4 5, बताइए आउटपुट, जल्दी बताइए। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ध्यान से देखिए प्रोग्राम को। इसका आंसर आएगा सी नंबर 6। कैसे आएगा, कैसे आएगा बताइए। इसका सही आंसर है सी। समझो, सी शुरू कहां से हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, जा कहां तक रहा है, 5 तक रहा है, ठीक है। तो 5 तक होगा प्लस प्लस होगा। अब अगर सर सी प्रिंट हो रहा है तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट होना चाहिए, लेकिन आप एक चीज भूल गए कि ये लूप इस पे तो चल ही नहीं रहा। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, ये इसके लिए लाल झंडी है, सेमीकोलन दिख गया ये रुक जाएगा। तो यानी कि ये फॉर लूप इस लाइन पे चल ही नहीं रहा है, और जब ये इस लाइन पे नहीं चला, लेकिन फॉर लूप तो चलेगा ना, लूप अपना काम तो करके देगा। तो लूप का काम क्या है कि सी को तब तक बढ़ाना जब तक वो 5 से ज्यादा नहीं हो जाता, क्योंकि 5 के बराबर तक तो ये चल ही रहा है। ये क्या कर रहा है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक सी जो है वो 5 के छोटा या 5 के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो यानी 5 के बराबर तक तो ये चलेगा। तो टूटेगा कब, टूटेगा तब ना जब ये 6 हो जाए, टूटेगा तभी तो जब ये 6 हो जाए, तभी तो रुकेगा। कंडीशन तो यही कह रही है, ठीक है। और जब ये 6 हो जाएगा तभी आप इससे बाहर आओगे, क्योंकि जब तक ये 6 नहीं होता तब तक आप इसी के अंदर रहोगे। लूप का काम नहीं होता उसे बार बार रिपीट करना। जैसे ही 6 होगा आप बाहर आओगे, 6 पे ही तो बाहर आओगे ना। तो जब 6 पे बाहर आओगे तो सी की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पे, 6 ही तो होगी। तो आपको प्रिंट क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 6। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.9 टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यदि आप एक एरे को एक फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में पास करते हो तो वास्तव में क्या पास होता है। मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी एरे को पास करने की बात आएगी तो एरे क्या होता है। जब भी एरे को पास करने की बात आती है तो मैंने बताया था कि एरे का नाम होता है उसके बेस एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो एरे का कभी वैल्यू पास नहीं किया सकता या बाय नेम पास नहीं किया सकता, क्योंकि एरे क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा है, ठीक है। एक साथ पूरा डेटा नहीं जा सकता। तो जब भी आप एरे को पास करोगे किसी फंक्शन में तो आप वास्तव में उसका बेस एड्रेस जब भी याद रखना कि जब भी एरे को पास करने की बात आए, जब भी एरे को पास करने की बात आए तो आंसर एक ही होगा। मैंने आंसर बता दिया, कोई बात नहीं, अगला खुद से हो जाना, ठीक। मैंने आंसर बता दिया वाला, तो इसका सही आंसर है सी नंबर 1.9 का सी, एरे का बेस एड्रेस। चलिए अगला वाला नहीं बताऊंगा, अगली वाला खुद से करना। 1.9 बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत लोग नहीं कर पाते इसको। इतना कठिन है कि आज आपको भी करना मुश्किल है। बताइए इसका आंसर क्या आप कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं इसे। डू व्हाइल लूप कितनी बार चलता है, डू व्हाइल लूप कितनी बार चलता है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काफी सरल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है आपसे। डू व्हाइल लूप भी एक ऐसा लूप है जो कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, चाहे कंडीशन सही हो या गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लूप में अगर कंडीशन गलत होगी तो आपका लूप नहीं चलेगा, क्योंकि डू व्हाइल लूप में आपकी कंडीशन गलत भी हो जाए तब भी आपका एक बार चल जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट टेस्ट लूप है, यानी कि पहले रन कराता है कोड को, उसके बाद कंडीशन चेक करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा ट्रू फॉल्स का सेक्शन, ध्यान से करिएगा। देखिए फंक्शन को या तो मान द्वारा या संदर्भ द्वारा पुकारा जा सकता है, यानी कि इसका कहना है कि फंक्शन को या तो आप वैल्यू से कॉल कर सकते हो या रेफरेंस से कॉल कर सकते हो, या तो वैल्यू से कॉल कर सकते हो या रेफरेंस से कॉल कर सकते हो। बात सही है, बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ, बात सही है या गलत है। 2.1 बात सही है या गलत है, बात सही है या गलत है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था फंक्शन कॉलिंग दो प्रकार की होती है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। बहुत सारे क्वेश्चन इसको कराया है, बहुत सारे पेपर में कराया है मैंने इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के क्या कह रहा है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते। बात सही है या गलत है, बात सही है या गलत है। आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते, बात सही है या गलत है, बात सही है या गलत है। ये बात बिल्कुल सही है, आप फंक्शन को फंक्शन के अंदर नहीं बना सकते, ठीक है। आपको फंक्शन को फंक्शन के बाहर बनाना होगा, ठीक है। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं जो मेन फंक्शन से पहले बनाए जाते हैं, हमेशा मेन फंक्शन के पहले, मेन फंक्शन के अंदर आप उन्हें नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, दोनों ही क्वेश्चन आए हो, दोनों ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है, क्या तीन घोषणाएं समान है, यानी आपको तीन डिक्लेरेशन दिए गए हैं, क्या ये तीनों समान है, क्या ये तीनों बराबर है, क्या ये तीनों बराबर है। ये क्या है, किसी पॉइंटर का पॉइंटर, क्या है, किसी पॉइंटर का पॉइंटर। ये क्या है, ये क्या है, किसी पॉइंटर का एरे है, क्या है, किसी पॉइंटर का एरे है, यानी कि एरे ऑफ पॉइंटर्स है,
ये क्या है, एक 2 डायमेंशन एरे। क्या तीनों समान है? नहीं, तीनों समान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, अगली बार बता देना, ये मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। यदि एक वास्तविक संख्या को शामिल करने के लिए डबल की रेंज पर्याप्त ना हो तो आप लॉन्ग डबल का प्रयोग कर सकते हैं। बात सही है या गलत है? यानी कि आपको कोई दशमलव वाली संख्या स्टोर करनी है और डबल का साइज कम पड़ रहा है। डबल को कितना साइज मिलता है बताओ जल्दी, डबल को कितना साइज मिलता है? 8 बाइट। वेरी गुड। कितना मिलता है? 8 बाइट। कितना? 8 बाइट। फ्लोट 4 बाइट, इंटीजर को 2 बाइट, कैरेक्टर को 1 बाइट। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ये 8 बाइट कम पड़ गई हैं, आपको दशमलव वाली संख्या स्टोर करनी है, तो आप लॉन्ग डबल का प्रयोग कर सकते हो। तो लॉन्ग डबल को कितना साइज मिलता है? लॉन्ग डबल कितना साइज मिलता है? लॉन्ग जब भी लगाओ डबल कर देता है। लॉन्ग डबल मतलब 16 बाइट। कितना? 16 बाइट। तो क्या ये बात सही है कि अगर आपके पास डबल में जगह कम पड़ रही है तो आप लॉन्ग डबल का प्रयोग कर सकते हो? बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ, बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल सही, इसका आंसर ट्रू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी कराया हुआ है, मैंने आपको पिछले पेपर में इसका आंसर बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप करिए। मालॉक जो फंक्शन होता है, आपको पता है ये क्या करता है, मुझे नहीं बताना फिलहाल में, क्योंकि इसका आंसर आपको देना है। मालॉक जो मेमोरी आवंटित करता है, यानी कि मेमोरी जो मालॉक जो मेमोरी दिलाता है वो हीप में मिलती है, स्टैक में नहीं मिलती। यानी कि मालॉक जब भी आपको मेमोरी देगा तो कहाँ देगा? हीप में देगा, स्टैक में नहीं देगा। कहाँ देगा? हीप में देगा, स्टैक में नहीं देगा। बात सही है या गलत है? मालॉक में जब भी मेमोरी मिलेगी तो हीप में मिलेगी, स्टैक में नहीं। जल्दी बताओ, सही या गलत? सही या गलत? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इसका आंसर है बिल्कुल सही। क्यों? आपको पता है मालॉक कैसा है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है। आपको पता है जब भी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है तभी मेमोरी कहाँ मिलती है? हीप में मिलती है। और जब भी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होता है तो मेमोरी कहाँ मिलती है? स्टैक में मिलती है। ठीक है, हीप में और स्टैक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.6 फॉर्मेट में एफ प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करते समय स्ट्रिंग परिवर्तन %s का प्रयोग एक कैरेक्टर स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए किया जा सकता है। ये कह रहा है कि एफ प्रिंटर में जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप इसका प्रयोग करके कैपिटल लेटर्स में इसको लिख सकते हो, स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, ये %s का प्रयोग करके। बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? एफ प्रिंटफ अगर फंक्शन चलाओगे तो %s से क्या होगा? आपका स्ट्रिंग कैपिटल हो जाएगा। बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपको पता है % बहुत बार यूज कर सकते हो, तो कुछ कैपिटल नहीं होता, सिर्फ स्ट्रिंग आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यूनियन को एक संरचना में शामिल नहीं किया जाता। ये कह रहा है कि आप एक यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बना सकते, यानी कि आप नेस्टेड यूनियन नहीं बना सकते स्ट्रक्चर के अंदर। बात सही है या गलत है? स्ट्रक्चर के अंदर यूनियन को शामिल नहीं कर सकते। बात सही या गलत है? बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ। लेकिन इससे पहले आप एक बात बताना, स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? आप कहेंगे स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसके अंदर हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को एक वेरिएबल के रूप में बना सकते हैं, अलग अलग डेटा टाइप्स। तो अब मैं कहूंगा क्या यूनियन भी डेटा टाइप है? आप कहेंगे हाँ है। तो क्या यूनियन को स्ट्रक्चर के अंदर बना सकते हो? क्यों नहीं बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना सकते हैं। जब वो एक डेटा टाइप है और आप डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन ही स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप यूनियन को क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग डबल के साथ मॉडुलस ऑपरेटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात सही है या गलत है? आप जब भी लॉन्ग डबल का यूज करेंगे तो आप उसके साथ मॉडुलस यानी कि रिमाइंडर वाले फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात सही है या गलत है? आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं लॉन्ग डबल वैल्यू का। सही या गलत? सही या गलत? जिसका भी आंसर सही आ रहा है बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि शामिल की जाने वाली फाइल विद्यमान ना हो तो प्री प्रोसेसर एक एरर संदेश प्राप्त करता है। प्री प्रोसेसर क्या होता है? मैंने बताया था जब भी आप सी में प्रोग्रामिंग करते हो तो जितनी भी लाइनें हैश के साथ लिखते हो उन्हें प्री प्रोसेसर या प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स या डायरेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है, तो आप फाइल कौन सी फाइल की बात कर रही है कि आपने कोई हेडर फाइल लगाई, मान लीजिए आपने लगाई हैश इंक्लूड stdio.h। अब stdio.h मान लो कि उसमें से डिलीट हो गई। ठीक है, ये आपकी मेमोरी फाइलें होती हैं, तो जाके देख सकते हो, जहां पे भी आपने कहा आईडी इंस्टॉल्ड है आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपकी stdio कैसे भी करके डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, कुछ भी हो गया, तो ये कह रहा है कि अगर वो फाइल उसे नहीं मिलती तो एरर संदेश दिखाएगा, यानी कि वो एक एरर जनरेट करेगा। बात सही है या गलत है? बात सही है या गलत है? 2.9
बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ, बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है ये बात कि अगर आपकी फाइल नहीं मिलती है तो एरर दिखाएगा कि ये फाइल मिली नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां प्रत्येक एलिमेंट एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। बात सही है या गलत है? आप सबको पता है लिंक्ड लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है जिसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स की मदद से बनाया जाता है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स जिसके अंदर उसका खुद का एक पॉइंटर होता है, जिन्हें आप नोड्स भी कहते हो। लिंक्ड लिस्ट में क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। ओके, चलिए बताइए इसका आंसर। लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है तथा इसमें जो प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है, प्रत्येक जो एलिमेंट होता है वो अलग ऑब्जेक्ट है। बात सही है गलत है? बात सही है गलत है? जल्दी बताइए। ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता है कि इसमें क्या होता है, सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन वो आपस में जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें पॉइंटर है, इसमें पॉइंटर है जो इसका एड्रेस होल्ड किया रहता है, और इसमें पॉइंटर है जो पिछले का एड्रेस होल्ड किया रहता है। ठीक है, पिछला नहीं, ये एक्चुअली अगले का एड्रेस होल्ड करता है। जैसे ये वाला है ना, तो ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा, ये अगले वाले का एड्रेस होल्ड करेगा, और अगला वाला अगले वाले का। तो एक्चुअली खुद में अपने में क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं, जो प्रत्येक एक अलग ऑब्जेक्ट है। ये अपना अलग ऑब्जेक्ट है, अलग वेरिएबल है। ठीक है, अलग वेरिएबल है, लेकिन सब जुड़े किसके जरिए रहते हैं? पॉइंटर के जरिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लिंक्ड लिस्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट आपस में जुड़े रहते हैं एक लिंक के द्वारा। वो लिंक क्या है? पॉइंटर है। और ये कैसा है? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें जो मेमोरी एलोकेट होती है वो डायनेमिकली होती है। ठीक है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ होता है? स्टैक में, हीप में? किसमें? हीप में। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या नाम है सेक्शन का? क्या नाम है? जल्दी बताओ। उसका नाम है क्रॉस मैच। चलिए बताइए, स्वयं को कॉल करता है, खुद को कॉल कौन करता है? खुद को कॉल लगती नहीं है, कोई बात नहीं, जल्दी बता दो आप लोग। स्वयं को कौन कॉल करता है? मैंने बताया था कि जब भी कोई फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिकर्सन। तथा खुद को कॉल करने वाले फंक्शन को क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। 3.1 का देखो कहाँ दिखा है, कहीं दिख रहा है आपको? 3.1 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन तो है ही नहीं, एम ही तक तो है। बताओ इसका आंसर कहाँ तक दिखेगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, इसका सही आंसर है डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी कैसे करते हैं? स्ट्रिंग वाला वीडियो आपके चैनल पे आ रहा है कल। ठीक है, कल आ रहा है स्ट्रिंग फंक्शंस का एक वीडियो, जरूर चेक करें आप उसको। ठीक है, आप स्ट्रिंग के फंक्शन डिफाइन किए हैं, साथ ही फंक्शन के लिए अलग से वीडियो आ रहा है जिसमें आपको बताया जाएंगे फंक्शन कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है, तथा यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, आपको स्ट्रिंग वाला फंक्शन, स्ट्रिंग वाला जो आपका स्ट्रिंग के जो भी फंक्शंस होते हैं वो आपको वीडियो कल मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 स्ट्रिंग कॉपी कैसे करते हैं? बताओ आंसर क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ जी, बताओ जल्दी क्या होता है, बताओ। नीचे दिखा दूं, ये देखो, बताओ आंसर, देख लो। जिसका भी आंसर ई आ रहा है वेरी गुड। स्टर सीपीवाई। स्टर सीपीवाई का पूरा नाम होता है स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी करने के लिए आप लोग इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हो, ई नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनरी ऑपरेटर। निम्न में से यूनरी ऑपरेटर कौन सा है? बताओ। इसमें ऑपरेटर कितने दिख रहे हैं आपको? मुझे तो 2 दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? इसमें से यूनरी कौन सा है? ये वाला या ये वाला? बताओ। जी आई एम, 2 ही ऑपरेटर दिए हुए हैं, कौन सा है? यूनरी कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेटर कितने, ऑपरेंड की संख्या के आधार पर ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। ऐसे ऑपरेटर जिनको एक वैल्यू चाहिए काम करने के लिए यूनरी, जिनको 2 चाहिए बाइनरी, और जिनको 3 चाहिए टर्नरी। टर्नरी ऑपरेटर केवल एक ही होता है आपके आपके सी लैंग्वेज में, एक ही टर्नरी ऑपरेटर है। कौन सा? ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या है? जिसका भी आंसर जी आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर जी आ रहा है वेरी गुड। एम नंबर नहीं है, एम नंबर क्या है? एडिशन है, इसके लिए 2 चाहिए, ए प्लस बी करना पड़ेगा ना। जब आप ए प्लस बी करोगे तो इसको 2 वैल्यू नहीं चाहिए, और जब 2 वैल्यू चाहिए होती है तो कौन सा होता है? बाइनरी होता है। तो लॉज कौन सा है? यूनिटी कौन सा? एक। यानी कि ये डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस बी हो गया, एक वैल्यू कम हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल टू। वाइल टू क्या है? इसका आंसर बताओ। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर? बताओ, मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। देखो आपका इसमें हो क्या चुका है, आपका डी नंबर हो चुका है, मैं काट दे रहा हूँ। ई नंबर हो चुका है, आपका जी नंबर हो चुका है। ठीक है, चलो अब बताओ वाइल टू क्या है? वाइल टू क्या है? चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। बताओ यहाँ पे वाइल टू क्या है? थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। वाइल टू क्या है? इनफाइनाइट लूप। यदि लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट ना हो, सी में एक उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित डेटा प्रकार यानी कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप
पूर्व में आवंटित स्थान को संशोधित करने के लिए, यानी कि पहले जो मेमोरी एलोकेट हुई है उसे बदलना है। सुस्पष्ट परिवर्तन, सुस्पष्ट परिवर्तन क्या होता है, इंग्लिश देख लो तुम थोड़ा सा। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, अच्छा ओके, इंग्लिश ही देख लो। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स, लॉजिकल ऑपरेटर, स्टरकैट, टर्मिनेट्स प्रोग्राम, वर्टिकल स्पेस। बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाइल टू, व्हाइल टू। जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर ए आ रहा है वेरी गुड। आपको पता है कि व्हाइल को आर्गुमेंट्स के रूप में कोई कंडीशन दी जाती है, क्या दी जाती है? कोई कंडीशन दी जाती है, लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे टू लिख दिया, यानी कि उसे काम मिल गया। लेकिन ये टू कभी कोई कंडीशन होती है नहीं, यानी कि कभी नहीं रुकेगा, और जब ये रुकेगा नहीं तो कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट लूप। इसका सुस्पष्ट परिवर्तन का नाम क्या था? इसका नाम मैं भूल गया। ओ, इसका नाम था एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइल टू कैसा है? अनंत लूप हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक लगा तो ब्रेक तो कभी भी टूट सकता है ना लूप को। तो ये कैसा है? ये एक इनफाइनाइट लूप है अगर ब्रेक उसके अंदर ब्रेक ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए भी हो गया। आगे देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ, डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं? मैंने कई बार बताया, तो डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं? जल्दी से बताओ, डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं? एक होता है बेसिक डेटा टाइप या इंटीग्रल डेटा टाइप। कौन से? बेसिक या इंटीग्रल डेटा टाइप। दूसरा कौन सा होता है? डेरिवेटिव डेटा टाइप। और तीसरा कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो स्ट्रक्चर कैसा है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। कैसा है? जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर बी आ रहा है वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रियलॉग, रियलॉग क्या करता है? ये पिछले पेपर में वीडियो आया, पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था। नहीं देखा है तो पिछला पेपर का वीडियो देखिए, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। चलिए आपको बताइए, रियलॉग क्या करता है? रियलॉग क्या करता है? पता नहीं, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से आंसर बताओ। रियलॉग क्या करता है? रियलॉग क्या करता है? आप जो भी डायनेमिक मेमोरी लोकेशन किया हुआ है, अगर आप उसे घटाना बढ़ाना चाहते हो तो आप रियलॉग का उपयोग कर सकते हो। किसका? रियलॉग। तो देखिए सी नंबर लिखा हुआ है, पहले से जो आपको जगह मिली हुई है, अगर आपको आकार को संशोधित करना है तो आप रियलॉग का यूज कर सकते हो। एग्जिट, एग्जिट मैंने आपको कई बार बताया है, ये stdlib.h में होता है, stdlib.h हेडर फाइल में होता है। ये करता क्या है? ये करता क्या है? प्रोग्राम को बंद कर देता है। ठीक है, प्रोग्राम को बंद कर देता है, यही तो करता है ना एग्जिट। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। के नंबर मैंने नहीं बता दिया, कोई बात नहीं। आगे देखिए, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, किसी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। यानी कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है इंटीजर टाइप का और उससे आपको फ्लोट में बदलना है, फ्लोट टाइप का बना हुआ है तो आपको इंटीजर में बदलना है। ठीक है, आपने डबल टाइप का बना है, आपको इंटीजर बदलना है, तो आप क्या करोगे? आप टाइप कास्टिंग करोगे। टाइप कास्टिंग कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। पता नहीं, बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर बताओ सर क्या होगा? बस तो बहुत कम आंसर बचे हुए हैं, एफ से लेके एम तक। बताओ जल्दी बताओ, जिसका भी आंसर एफ आ रहा है वेरी गुड। टाइप कास्टिंग दो तरह की होती है, एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इसकी अंग्रेजी हमने पढ़ी थी, क्या लिखा था? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन मतलब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब ये बताइए, यहाँ पे आपको एक एस्केप सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका इस्तेमाल किस लिए करता है? बताओ। बैकस्लैश वी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। ये इतने ही ऑप्शन बचे हुए आपके पास, ऊपर के सारे हो चुके हैं, काफी सरल पेपर है। बताओ इसका आंसर। वेरी गुड, जिसका भी आंसर एल आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरे क्या है? एरे क्या है? एरे के डेरिवेटिव डेटा टाइप है, यही तो होता है ना। के नंबर भी तो हो जाएगा, हाँ के नंबर भी हो चुका है, एल भी हो चुका है। चलिए आपके पास और भी कम ऑप्शन बचे हैं। एच आई जे एम, एच आई जे एम। बताओ एरे क्या है? एरे क्या है? व्हाट इज एरे? एरे समान प्रकार के डेटा एलिमेंट्स का संग्रह होता है। वेरी गुड, जिसका भी आंसर एच आया है, ज्यादातर का एच आया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये वाला भी। अगला सेक्शन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये लो मैं जूम कर दे रहा हूँ। फंक्शन एक विनिर्दिष्ट फाइल में एक पंक्ति लिखता है, यानी कि वह कौन सा फंक्शन होता है जिसके जरिए आप फाइल में कोई एक लाइन लिख सकते हो। एक लाइन, याद रखना, एक लाइन, पूरी की पूरी लाइन लिखना सकते हो। कौन सा फंक्शन की मदद से? बताओ, कौन से फंक्शन की मदद से आप फाइल में पूरी लाइन लिख सकते हो? तो इसमें आंसर बहुत ही सरल है, लेकिन आप फिर भी बता दो। बताओ कौन सा आंसर है इसका? मैं थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ।
बताओ क्या आंसर है इसका। कौन से फंक्शन की मदद से आप फाइल में एक लाइन लिख सकते हो? अभी बताया था मैंने जस्ट, जब भी आपका ऑब्जेक्ट वाला सेक्शन हो रहा था तभी मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही, जिसका भी आंसर ई आ रहा है, वेरी गुड। एक ही फाइल का फंक्शन दिया हुआ है पुट्स, और कोई फंक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो एक ही आंसर है पुट एस। पुट एस आपको पता है पूरा पूरा एक लाइन इनपुट ले प्रिंट करता है, लेकिन एफ लगा हुआ है तो फाइल में लिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिदम का सचित्र निरूपण क्या कहलाता है? एल्गोरिदम को अगर आप चित्र से समझाओ तो उसे क्या कहोगे? एल्गोरिदम को अगर आप चित्र से समझाओ तो आप इसे क्या कहोगे? 4.2, जल्दी बताओ 4.2 का आंसर क्या होगा? 4.2 का आंसर क्या होगा? जिसका भी आंसर डी आ रहा है, जिसका भी आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड। जिसका भी आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन, वेरिएबल, हाँ ये लिखा हुआ है। चलिए मैं इसका इंग्लिश वर्जन देख लेता हूँ एक बार। 4.3 क्या कह रहा है आपसे? वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया जा सकता है किस क्वालिफायर का प्रयोग करके? अच्छा, ये कह रहा है कि आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, आपको किसी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाना है, तो आप कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे? वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग होता है? जल्दी बताओ। वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए कौन सा कीवर्ड? आपके पास ऑप्शन है इसे लेके अंत तक, जल्दी बताओ कौन सा कीवर्ड लगाओगे? इसमें से कितने कीवर्ड हैं? जल्दी बोलो कौन सा कीवर्ड वेरिएबल कांस्टेंट बनाना है? वेरी गुड, जिसका भी आंसर ये आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। ऑपरेटर संकार द्वारा ली जाने वाली बाइट की संख्या उत्पन्न करता है, यानी कि वह कौन सा ऑपरेटर है जिससे आप किसी डेटा टाइप कितनी बाइट लेगा, कोई डेटा टाइप कितनी बाइट लेगा उसे पता कर सकते हो। यानी कि आप किसी डेटा टाइप का साइज पता करने के लिए कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? डेटा टाइप का साइज पता करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? जल्दी बताओ। 4.4, डेटा टाइप का साइज पता करने के लिए कौन सा ऑपरेटर? 4.4 का आंसर बताएं जल्दी। 4.4, यहाँ पे ए हो चुका है, यहाँ पे डी हो चुका है, यहाँ पे ई हो चुका है, और यहाँ पे और कौन सा हो चुका है? 3 हुए ना। चलो ये बताओ, आपको साइज पता करना है किसी डेटा का, वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसका भी आंसर अच्छी आ रहा है, वेरी गुड, आप अच्छे से करो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट रूप में वास्तविक संख्याएं, डिफॉल्ट रूप में यानी कि डिफॉल्ट, अगर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हो तो जो भी आपकी दशमलव वाली संख्या, रियल नंबर्स बोलते हैं इसको, रियल नंबर मतलब दशमलव वाली संख्या होती है, तो दशमलव वाली संख्या जो होती हैं वो दशमलव के बाद कितने अंकों तक, कितने दशमलव अंकों तक आपको नंबर प्रिंट करके देंगे? दशमलव के बाद कितने अंक प्रिंट होते हैं? जल्दी बताओ। ये आंसर मैंने पिछले पेपर में कराया था, ये आंसर मैंने पिछले पेपर में कराया था, रिपीटेड है, इससे मिलता जुलता था, ये नहीं था बट इससे मिलता जुलता था। दशमलव के बाद कितने डिजिट प्रिंट होंगे डिफॉल्ट रूप से? बताओ। एक्चुअली इसमें एक ही आंसर दिया हुआ है, वेरी गुड, जिसका भी आंसर जी आ रहा है। दशमलव के बाद 6 डिजिट प्रिंट होते हैं, किसमें? फ्लोट में, याद रखना, फ्लोट में दशमलव के बाद 6 और डबल में दशमलव के बाद 14 प्रिंट होते हैं। कितने? डबल में 14 और फ्लोट में 6। ओके, चलिए जी हो चुका है आपका। और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर था? साइज ऑफ ऑपरेटर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्टेटमेंट को स्विच स्टेटमेंट में किसी निष्पादित होने वाले स्ट्रक्चर से बाहर आने करते हैं? यानी कि अगर कोई कंडीशन स्विच स्टेटमेंट में चल जाती है तो उस कंडीशन से बाहर आने के लिए आप किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? स्विच स्टेटमेंट से बाहर आना है, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आना है तो कौन सा स्टेटमेंट चलाएंगे आप? जल्दी बताओ। स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए मैंने बताया हुआ है, स्विच केस स्टेटमेंट में एक कीवर्ड का प्रयोग होता है, एक्चुअली 2 कीवर्ड यूज होते हैं, एक तो डिफॉल्ट होता है, दूसरा मैं नहीं बता रहा। एक्चुअली केस भी कीवर्ड है बट एक और कीवर्ड का इस्तेमाल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो क्या करता है आपको बाहर लेके आता है जब भी कोई कंडीशन चल जाती है स्विच की। तो बताओ इसका आंसर, जिसका भी आंसर एच आ रहा है, वेरी गुड, ब्रेक। स्विच के साथ ब्रेक का यूज होता है जब भी आप कोई कंडीशन चलाते हो, तो केस के अंदर, जब भी आप हर केस के अंदर आपको एक ब्रेक डालना जरूरी होता है, नहीं तो आपको रन टाइम एरर मिलेगी। ये कंपलसरी नहीं है बट इसको लगाना होता है, क्यों? आपको अगर सही रिजल्ट चाहिए तो आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। ये लूप और स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए प्रयोग होता है, किसका? ब्रेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी, ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा रिपीट है, मैंने बताया था। अगर लूप में किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है, अगर लूप में किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है तो कौन सा स्टेटमेंट या कीवर्ड प्रयुक्त होता है? अगर लूप में किसी स्टेटमेंट को स्किप करना है, छोड़ना है, तो मैंने बताया था जब भी स्किप आ जाए तो आंसर क्या होगा? पिछले पेपर में बताया, जब भी स्किप आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी नंबर। इसका आंसर है बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एरे जो 2 या 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करता है, 2 से अधिक लिखा हुआ है, किसी एरे में 2 से अधिक सबस्क्रिप्ट है, यानी कि आपने एक एरे बनाया मान लो ए और जिसमें एक से ज्यादा सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट मतलब जो आप उसके आगे डब्बे लगाते हो, डब्बे के अंदर जो कुछ भी लिखते हो उनको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, और 2 से ज्यादा है, 3 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे आप? आंसर बताओ, इसको क्या कहोगे? क्या कहोगे इसे? जितने हो चुके हैं, बी भी हो चुका है ना, जितने हो चुके हैं बताओ इसमें से क्या कहोगे? 2 से ज्यादा सबस्क्रिप्ट है, क्या कहोगे? MKCFIL, MKCFIL इतना बचे हुए बताओ। जिसका भी आंसर क्या आ रहा है वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशन एरे। अगर 2 सबस्क्रिप्ट है तो सॉरी, ये के नंबर यहाँ होना है, के नंबर यहाँ होना, ये नहीं है, ठीक है, गलत हो गया। क्या होगा जब भी एक तो सिंगल डायमेंशन एरे, जब भी 2 है तो क्या कहेंगे आप उसे? 2 डायमेंशन एरे, और जब 2 से ज्यादा है तो मल्टी डायमेंशन एरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्लोट पॉइंटर में 1 बढ़ाने पर, यानी कि आपने एक फ्लोट पॉइंटर बढ़ाया है और पॉइंटर +1 कर रहे हो, तो पॉइंटर +1 का मतलब क्या होता है बताओ? पॉइंटर +1 का मैंने आपको मतलब बताया है कि पॉइंटर जब भी आप प्लस करो तो एक जगह आगे बढ़ता है। कितना बढ़ता है? एक जगह आगे बढ़ता है। तो पॉइंटर फ्लोट प्रकार का है, तो उसमें एक प्लस करने पर तो कितना बढ़ जाएगा? और कितना बढ़ जाएगा आंसर बताओ? 4.9। तो कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? ये देखो मल्टी डायमेंशन के नंबर, कितना बढ़ेगा वो? अब बचा है MCFIL। बताओ इसका आंसर, बताइए इसका आंसर। जिसका भी आंसर आई आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर आई आ रहा है वेरी गुड। कैसे? आपका पता है आपको फ्लोट का साइज कितना होता है? 4 बाइट होता है ना। तो जब ये एक जगह आगे बढ़ेगा तो कितना बाइट आगे बढ़ेगा? 4 बाइट बढ़ेगा ना। तो कितनी बाइट बढ़ती हो जाएगी? 4 बाइट की वृद्धि हो जाएगी। तो 4.9 का क्या था? आई नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ऑपरेटर का प्रयोग परिवर्ती का मान, यानी कि वेरिएबल का मान उसके संकार बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित करता है? चलो हम उसके नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ऑपरेंड पॉइंट्स, यानी कि किसी पॉइंटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करना है। किसी पॉइंटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज होगा? तो मैंने आपको बताया हुआ इसका कई बार आंसर बता दो इसका। किसी पॉइंटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करनी है, किसी पॉइंटर से किसी वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त करनी है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पॉइंटर से वेरिएबल की वैल्यू, पॉइंटर वाला वीडियो आपके चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके चेक कर सकते हो पॉइंटर वाला। और यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आया है स्टोरेज क्लास, पॉइंटर और स्टोरेज क्लास के वीडियो आपके चैनल पर पड़े हुए हैं, वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? एल। जिसका भी आंसर एल आ रहा है वेरी गुड, जिसका भी आंसर एल आया है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आप लोग अपना नंबर मेरे साथ शेयर करेंगे अभी, ठीक है, कमेंट में कि किसके कितने कितने नंबर आए हुए हैं। और साथ ही इसका जो पार्ट 2 है आप इसे सॉल्व करें, काफी सरल आया है, ठीक है। और इतना ही सरल आपका इस बार का पेपर आने वाला है, ठीक है, बहुत सरल आएगा, काफी सरल आने वाला है आपका पेपर। चलिए, और कल आपके चैनल पे आपके स्ट्रिंग फंक्शंस, यानी कि जो भी आपके स्ट्रिंग फंक्शंस होते हैं उसकी वीडियो आने वाली है, उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा है, अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया है, अगर बी से देख रहे हैं तो उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से पूरा का पूरा दिख जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा तो आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। और साथ में क्लास में टाइम से उपलब्ध हुआ करें, जिससे आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो, क्योंकि यही आपके एग्जाम की प्रिपरेशन का बेस्ट टाइम है। एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, आप जितने अच्छे से तैयारी कर पाएंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, कीप वॉचिंग।